नमस्कार बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है आर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग। यह महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर आशीष जी से आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? आर्थराइटिस एक प्रकार की कॉमन बीमारी है जो कि क्रॉनिक कंडीशन में आती है। तो दोस्तों, ये एक आम समस्या है जो कि स्पेशली फीमेल्स में देखने को ज़्यादा मिलती है। और दोस्तों, ये बीमारी को अगर हम देखें तो पहले इस बीमारी में एक एज के बाद ही ये बीमारी देखने को मिलती थी, जिनकी उम्र अगर देखें तो 45 से 55 साल के बीच के जो भी लोग होते थे उनमें ये बीमारी देखने को मिलती थी। उसका कारण एजिंग होना, एक एज के बाद धीरे धीरे मसल का वीक होना, उसके बाद धीरे धीरे जॉइंट का डैमेज होना, धीरे धीरे कार्टिलेज का डैमेज होना, उसकी वजह से ये बीमारी देखने को मिलती थी। इस बीमारी में जॉइंट में पेन होना, बॉडी में पेन होना, चाहे वो कोई भी जॉइंट हो, आपका कंधा हो, आपका नी हो, आपका स्पाइन हो या आपका एंकल हो। तो बेसिकली दोस्तों, आर्थराइटिस भी कई टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऐसे ही एक आर्थराइटिस होता है जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो दोस्तों, बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है बेसिकली डीजेनरेटिव चेंजेस ऑफ द बोन, और जिसमें धीरे धीरे एक एज के बाद कार्टिलेज डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और स्पेशली आर्थराइटिस में बीमारी देखने को मिलती है वो है नी पेन और स्पाइन पेन। तो नी पेन एक आम समस्या है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि फीमेल्स में देखने को ज़्यादा मिलती है। बेसिकली एक समय तक पेशेंट को पेन होता है और उस पेन को पेशेंट जैसे भी करके उसको सर्वाइव करता रहता है, लेकिन एक समय के बाद जब बहुत ज़्यादा कार्टिलेज डैमेज होते हैं तो यही जॉइंट आपके रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाता है। तो दोस्तों, आर्थराइटिस मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। इसी प्रकार से एक आर्थराइटिस होता है जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज का टाइप है। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ये भी मल्टीपल टाइप्स का होता है, जैसे कि पोस्ट वायरल आर्थराइटिस, इसके अलावा सोराइटिक आर्थराइटिस, इसके अलावा एडिक्वेट प्रोटीन आर्थराइटिस। इसके आगे चलते हैं तो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, जो कि आपका क्लिनिकल कंडीशंस पे जाके देखें तो उसमें जब तक हम क्लिनिकल टेस्ट कराते हैं HLA-B27 से ही हमें पता लगता है कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस नहीं है। तो बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर स्मॉल जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज ए कम्पेयर टू लार्ज जॉइंट। तो दोस्तों, अगर हम इस एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस की आपसे बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो मैंने आपको बताया पोस्ट वायरल आर्थराइटिस, जैसे कि आपने देखा होगा कई सालों पहले चिकनगुनिया एक टाइप का वायरल आया था, ऐसे ही इसमें टाइफॉइड है, ऐसे ही आपके मल्टीपल जो वायरल टाइप का जो बुखार था उसमें पेशेंट वायरल से तो ठीक हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद पेशेंट जो है वही कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हुई हूँ, 2-3 साल में मेरे वापस से जॉइंट पेन हो रहा है, मॉर्निंग में उठती हूँ तो नी पेन रहता है, जॉइंट पेन रहता है। तो इस टाइप को हम पोस्ट वायरल आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट आर्थराइटिस की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं सोराइटिक आर्थराइटिस। ये बेसिकली सोराइटिक स्किन से रिलेटेड डिजीज है और बेसिकली धीरे धीरे जब ये बोन्स की तरफ फैल जाती है तो उसको हम सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें धीरे धीरे हमारी बोन्स जो है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम नेक्स्ट आर्थराइटिस की तरफ चलते हैं, जिसको बोलते हैं एंकोलाइजिंग आर्थराइटिस। तो एंकोलाइजिंग जो स्पॉन्डिलाइसिस होता है बेसिकली इसमें पेशेंट के जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो बम्बो लाइक स्पाइन हो जाती है, पेशेंट की वर्टिब्रा और जो उसकी डिस्क है वो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें बोन का एक्स्ट्रा फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट को कमर में बहुत स्टिफनेस रहती है, मॉर्निंग में चला नहीं जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो वर्किंग में आता है वैसे वैसे उसके पेन होना कम होना स्टार्ट हो जाता है। आर्थराइटिस होने के क्या कारण हैं? आर्थराइटिस होने के कारण सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो है ओबेसिटी। इसके साथ में चलते हैं तो यूरिक एसिड का बढ़ना, और इसके अगर आगे चलते हैं तो वो ट्रॉमा की तरफ भी लेके जाते हैं। तो ओवरवेट होने की वजह से ही हमारे जॉइंट जो है जल्दी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तो यही कारण है। दूसरा मैंने आपको बताया था यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी आपको आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और एक आर्थराइटिस मैंने एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस बताया था वो अराउंड सेम ईयर HLA-B27 के एग्जामिनेशन को जाता है।
तो इस तरीके से ये कारण होता है। और ट्रॉमेटिक को ट्रॉमा हो जाए, उसके बाद अगर जो इमोबिलाइज रहा उसकी प्रॉपर मोबिलिटी, तो धीरे धीरे अगर वो जॉइंट धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है अगर प्रॉपर तरीके से उसकी मोबिलिटी ना है। इससे कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो है सर इसके अंदर डाइट। तो डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर डाइट की तरफ हम जाएं तो हमें अगर आर्थराइटिस से बचना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ओबेसिटी, जिसमें आपको फास्ट फूड वगैरह का इंटेक नहीं करना चाहिए। और उससे अगर नेक्स्ट की तरफ जाएं तो कोशिश करें ऑयली फूड्स को अवॉइड करें, खट्टी वाली जो चीजें हैं, तरल पदार्थ हैं, इनको भी अवॉइड करें। इसमें किस तरह का खान पान रखें जिससे आर्थराइटिस से बच सकें? आर्थराइटिस में जो जनरली है वो हमें कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी जॉइंट हेल्दी रहें, और कोशिश करें फाइबर डाइट जितनी हो सके वो लें। कैल्शियम में हम रागी का आटा ले सकते हैं, और इसके अलावा हम मखाने ले सकते हैं। जो आपके डेयरी में जो मिल्क प्रोडक्ट है वो हम उसका सेवन अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो कैल्शियम से रिलेटेड चीजें हैं वो लें। और इसके अलावा अगर हम क्या नहीं खाना चाहिए, कई पेशेंटों का ये भी रहता है कि डॉक्टर साहब हमें आर्थराइटिस में क्या नहीं खाना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, और जैसे कि अभी इस समय आप देख रहे होंगे तो गन्ने का जूस वगैरह जो हम इंटेक करते हैं वो भी आर्थराइटिस को पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। और इस तरीके से जो आपके तरबूज वगैरह है वो भी आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो आर्थराइटिस में पेन को बढ़ाता है। आर्थराइटिस होने पर क्या निदान करें? अगर हमारी जॉइंट पेन होता है और अगर नी का आर्थराइटिस है तो हम क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ करके भी हम आर्थराइटिस को बचा सकते हैं। इसी तरीके से हम बैक मसल्स को भी, जो हमारी कोर मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरम मसल्स हैं, रेक्टस स्पाइन मसल्स हैं, इनको भी स्ट्रेंथन करके हम बैक को भी बचा सकते हैं। क्योंकि नी जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नी जॉइंट जो है एक आम समस्या मैंने बताया फीमेल्स में होती है। लेकिन अगर फीमेल्स इसको अर्ली फेज पे, मतलब जब आपका कार्टिलेज इनिशियल लेवल पे डैमेज होना स्टार्ट होता है, तो अगर अर्ली फेज पे अगर इसमें एक्सरसाइज पे ज्यादा फोकस करके अगर एक्सरसाइज को डेली रूटीन में हम लोग करें, और रेगुलर हम नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक करें, और नियमित रूप से प्राणायाम करें, एक्सरसाइजेस करें, और जो फिजियोथेरेपिस्ट के अंडरटेकिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करें, और हमारी डाइट पे ध्यान दें, तो शायद हम इन जो आर्थराइटिस की जो पेन है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन है इससे हम निजात पा सकते हैं। क्या ग्रेड 3 और 4 होने पर रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है? यही आर्थराइटिस आपका ग्रेड 3 एंड 4 की तरफ चले जाता है। तो बेसिकली 4th ग्रेड पे अगर चले जाता है तो फिर वो जॉइंट आपका रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाता है, जो कि आपको रिप्लेसमेंट के तरफ जाने के बाद आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसमें आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अगर आपको रिप्लेसमेंट से बचना है, हालांकि रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है, अगर रिप्लेसमेंट आप करवाते हैं, अगर जॉइंट डैमेज हो जाता है तो उसके बाद भी आप फिजियोथेरेपी प्रॉपर लेते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर लेते हैं, तो आपको एक नया जीवन मिल जाता है। लेकिन मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अर्ली फेज पे ही किसी नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट या किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को या नियर बाई किसी भी डॉक्टर को आप दिखाएं, तो उससे आप अपने जॉइंट को डैमेज होने से और अपनी जो नॉर्मल जो जॉइंट है, आपकी जो नॉर्मल जो अलाइंड जो स्ट्रक्चर जो गॉड की दी हुई है उसको आप बचा सकते हो। और अच्छे से आप उसमें अर्ली फेज दिखा के एक्सरसाइज है, मेडिसिन है, या फिर जो डेली रूटीन के जो आपके नियमित व्यायाम है उनको अगर आप करते रहें तो आपको कभी भी इस चीजों में कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखा ना बंधु कि किस तरह से हम अपने गठिया रोग या जोड़ों के दर्द से निजात पा सकते हैं। बस थोड़ा सा व्यायाम और खान पान को सही रखने की ज़रूरत है, हम इससे भी सफलता पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।